तो अभी हमारा टॉपिक है जी रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से जो स्टार्ट होता है, जहां पे 1660 आपको याद होगा, जहां पे हमारी पिछली एज खत्म हुई थी 1600 से लेकर 1660 तक। और अब 60 से 1660 से 1700 तक, 1700 तक जो पीरियड टाइम पीरियड आता है, और हमने टोटल न्यू क्लासिकल एज का, अगस्टन एज का एक ओवरऑल बैकग्राउंड हमने अभी देख लिया। उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नया जोनरा डेवलप हुआ, डोमिनेंट जोनरा कौन सा है, और फिर उसकी क्या खसूसियात है पार्टिकुलर। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ओवरलैप भी होंगी। उसका जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, 1660 से 1700 तक जाता है। इसका सोशल पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड, एक सेटअप देखते हैं। लेकिन उससे पहले बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह ये वाली स्लाइड हमने दोबारा से उठाई है। ये कंटिन्यूसली हम इसको कॉपी करेंगे स्लाइड को, ताकि आपको याद दिलाती रहे कि हम क्लासिकल एज पढ़ रहे हैं। और उसके 3 फर्दर सब एजेस हैं, जिसमें हम एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन पढ़ेंगे। और इसमें एज ऑफ ड्राइडन, अभी इसका बैकग्राउंड हम देखने लगे हैं। इसमें कुछ आथर्स के नाम भी आएंगे, कुछ खसूसियात भी आएंगी। तो सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। और रेस्टोरेशन क्यों? आफ्टर द रेस्टोरेशन इन 1660 एक्चुअली कोई चीज रिस्टोर हुई थी, और वो क्या थी? व्हेन चार्ल्स सेकंड, ठीक है, चार्ल्स वन के बेटे came to the throne, there was a complete repudiation of the Puritan ideals and the way of living. जो डोमिनेंट आइडियल्स थे, जो प्यूरिटन का तरीकाकार था, उनको दुनिया को देखने का तरीका था, और उनके जो आइडियल्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, तो एक दफा तो उन्होंने, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड मैटर करती है, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, ये नहीं होता कि सोसाइटी का हर बंदा क्या सोच रहा है, ये मैटर नहीं करता। आज भी अगर आप अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, आप उन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं सारे राइटर की, लेकिन आपको वहां भी बैगर्स भी मिल जाएंगे, वहाँ इलिटरेट पीपल भी मिल जाएंगे, अभी वहां पे आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैटर क्या करता है जब हम किसी एज की बात कर रहे होते हैं, तो ये सोशल पॉलिटिकल कल्चरल हायर जो एलीट क्लास मैटर करती है। इस तरह पढ़े लिखों की इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया मैटर करती है। जैसे आप लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप इस मुल्क की इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया का हो, या क्रीम है इस मुल्क की, जो जिसकी थिंकिंग मैटर करती है। आप अगर, और जिस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे, जिस तरह हमारी इंटेलिजेंसिया सोच रही है, या हमारे हुक्मरान सोच रहे हैं, एलीट जो जिनके पास बहुत पैसे हैं वो सोच रहे हैं, और जिनके पास बहुत पावर है वो सोच रहे हैं, और जिनके पास बहुत अकल है वो सोच रहे हैं। तो ये 3 किस्म के लोग होते हैं। हम लोग बिलोंग करते हैं इंटेलिजेंसिया से, तो यानी हम इस मुल्क की अकल होते हैं एक लिहाज से। डिफरेंट पार्ट्स में जारे होंगे मिलके, जो डोमिनेट थिंकिंग होगी वो क्या है, वो मैटर करती है। और वो 1660 तक जो इंग्लैंड की इंटेलिजेंसिया थिंकिंग थी, वो टोटली किन के हाथों में चली गई थी? प्योरिटन्स के हाथों में। और फिर उनकी थिंकिंग अब आके रिप्लेस होती है, क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, और मोस्टली ये सारी चीजें पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है इनको। तो जैसे ही पॉलिटिकल अपर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो लोअर बॉटम में देखें, उन्होंने थिंकिंग चेंज कर दी, उन्होंने लिटरेचर चेंज कर दिया, उन्होंने हर चीज बदल दी, और वो बॉटम तक जो है उसके असरात हमें नजर आते हैं। In English literature, the period from 1660 to 1700 is called the period of restoration because monarchy was restored in England. monarchy जो खत्म हो गई थी, 18 साल तक जो है वो गैप रहा, जिसमें पहले पार्लियामेंट ने रूल किया डायरेक्टली, और फिर क्रॉमवेल ने रूल किया, जिनके सेक्रेटरी जो है हमारे नोबल पोएट जॉन मिल्टन हुआ करते थे। And Charles II, the son of Charles I, who had been defeated and beheaded, किन के हाथों? प्यूरिटन्स के हाथों, केम बैक टू इंग्लैंड फ्रॉम हिज एक्साइल इन फ्रांस एंड बिकेम द किंग। अब मेन पॉइंट ये है कि जब इनको बुरा वक्त आया, तो ये बिल्कुल वापस, जो कि आपको पता है ये फ्रेंच है, बहुत बाय बर्थ नस्लों के एतबार से ये फ्रेंच है, रॉयलिटी जो है, तो ये फ्रांस भाग जाते हैं। तो वहां भागे, और वहां काफी अर्सा जो है 18 साल से या इससे भी ज्यादा अर्सा चार्ल्स सेकंड रहे, और वहां पे चूंकि रॉयलिटी के गेस्ट थे, तो वहां भी याशी की जिंदगी उन्होंने गुजारी, और अपर फैमिली में घूमते थे, और पॉलिटिकली इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा टर्न आएगा और मैं वापस जाऊंगा। लेकिन इनके, और अकेले तो नहीं थे, इनके साथ जो इनकी जो रॉयल इंटेलिजेंसिया थी, जो रॉयल फैमिली थी, इनकी सारी इनके साथ थी, और इन लोगों ने वहां से बहुत कुछ सीखा होगा। फ्रांस के कोर्ट में उनका टेस्ट देखा होगा, उनकी पोइट्री देखी होगी, उनका ड्रामा, उनका लिटरेचर, उनका कल्चर, तो बहुत कुछ लर्न करके आए वहां से।
So it is also called the age of ड्राइडन, ठीक है, इस एज का नाम जो है जो ड्राइडन भी है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, इट इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज ड्राइडन वाज द डोमिनेटिंग एंड द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी फिगर ऑफ द एज। जैसे प्रीवियस एज में मिल्टन वाज द मोस्ट important and prominent literary figure. As the Puritans, who were previously controlling the country and were supervising her literary and the moral and the social standard, Puritan के हाथ में था जैसे मैंने बताया, were now finally defeated and a reaction was launched against whatever they held sacred. जिन चीज़ों को उन्होंने important बना के सामने रखा था, आपको पता है जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो वो अपने मुखालफिन के जो आइडियल्स, उनके जो प्रिंसिपल्स और उनके जो हीरोज होते हैं, उनके जो आइडियल्स होते हैं, उनको सबसे पहले वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। सो ऑल रेस्ट्रेंट्स एंड द डिसिप्लिन वर थ्रोन टू द विंड्स, ठीक है, वो जो सारा रेस्ट्रेंट था, जो वो मॉरल वैल्यूज थी, जो वो जो डिसिप्लिन उन्होंने लेके आए थे, वो जो फ्रीडम की बात कर रहे थे, मोनार्की से जान छुड़ाने की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे, आम आदमी को ताकत देना चाहते थे, और साथ साथ जो मजहबी पाबंदियां लगाई थी और उन्होंने कुछ चीजें वल्गर कह के बंद कर दी थी, खत्म कर दी थी, वो सारी जो है हैप्पीनेस और गेटी और जो उनकी नजर में वल्गैरिटी थी। सो ये सारी चीजें, डिसिप्लिन जो रेस्टोरेंट है, सब खत्म हो गए। एंड वेव ऑफ लाइसेंशियसनेस एंड द फ्रिविलिटी स्वेप्ट द कंट्री। तो एक दफा जो पाबंदियां उठी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग रोजे के दौरान कुछ नहीं खाते हैं, जब खुलता है रोजा तो खुल के खाते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही काम उन्होंने किया, जो इतनी पाबंदियों में 18-20 साल या 50-60 साल से गुजर रहे थे, तो अब माशरे को जो वो खुलने का मौका मिला। So Charles II and his followers, who had enjoyed a gay life in France during their exile, did their best to introduce that type of the foppery and the looseness in England also. अब इंग्लैंड आए तो वो कहे, उन्होंने उनकी वही डिमांड थी बादशाह की, किंग की, मोनार्क की, या उनकी फैमिली के वो साहब जो लोग रहे थे, उन्होंने ये चीजें सीख के आए थे, वो चाहते थे अब यहाँ भी बिल्कुल वही माहौल होना चाहिए। उन्हें फ्रांस बहुत पसंद आया था। They renounced old ideals and demanded that English poetry and the drama should follow the style to which they had become accustomed in the gaiety of the Paris. पेरिस में उनको जो आदत पड़ गई है जिस पोइट्री और जिस ड्रामा की, जिस कल्चर की, वो चाहते थे अब वो सारी चीजें उनको यहाँ करके दी जाए। और जब वो चीजें आती हैं तो एक बिल्कुल न्यू वेव ऑफ जो थॉट, न्यू वेव ऑफ पोइट्री और ड्रामा और सारी चीजें सर उठाती हैं, और जिसे हम कहते हैं कि ये एज ऑफ ड्राइडन है, रेस्टोरेशन एज है। सो इमिटेट करते हैं जी फ्रेंच राइटर्स को। अब करना पड़ा क्योंकि देखें ना, मोनार्की कह रही थी कि हमें बिल्कुल वही चीजें चाहिए, तो अब राइटर क्या करना था, उन्होंने वो हर वो कल्चरल जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको इमिटेट किया गया। इंस्टेड ऑफ हैविंग शेक्सपियर एंड द एलिजाबेथन्स एज देयर मॉडल्स, द पोएट्स एंड द ड्रामाटिस्ट्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड बिगन टू इमिटेट फ्रेंच राइटर्स। अब आपको ये रीजन पता चल गया कि फ्रेंच राइटर को क्यों इमिटेट करना चाह रहे थे, ये कर रहे थे, क्योंकि शेक्सपियर और एलिजाबेथ को इमिटेट किया था। अभी हमने पीछे हमने पढ़ा प्यूरिटन एज में फॉलोवर, कोई बेन जॉनसन का फॉलोवर का था, तो कोई शेक्सपियर का था, तो कोई स्पेंसर का था, उनके मॉडल वही थे जो पुराने हैं। लेकिन अब ये पीछे उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, उस एज की तरफ, बल्कि मोनार्की का एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि उनका टेस्ट ही चेंज हो गया था एलीट क्लास का, और चूंकि वो एग्जाइल में थी, सारी रॉयलिटी एग्जाइल में थी, रॉयलिटी जिनके पास पैसा और पावर थी, उन्होंने तो पैटर्नाइज करना था। तो राइटर्स जो है मोस्टली अब क्या कर रहे थे, फ्रेंच मॉडल्स और फ्रेंच से वो सीख रहे थे कि कैसे हमने वही चीजें लानी है जो हमारी रॉयलिटी, हमारी जो है वो एलीट क्लास चाहती है। तो रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट वाज दैट द ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट with its patriotism, its love of adventure and the romance, its creative vigor, and the Puritan spirit with its moral discipline and the love of liberty became things of the past. यानी एलिजाबेथन ट्रेंड भी खत्म हो गया, और जो उनका पैट्रियटिज्म था, जो एडवेंचर और रोमांस और लव और पैशन था, और प्योरिटन स्पिरिट भी साथ ही जाती रही दोनों, जिसमें डिसिप्लिन है, लव ऑफ लिबर्टी है, ये सारा कुछ अब एक माजी बन गया। The writers of the period began to evolve something that was characteristics of the times, and they made two important contributions to English literature in the form of realism and a tendency to preciseness. अब ये जो realism है, ये भी import हुआ था फ्रेंच से, और preciseness भी कि राइटिंग किस तरह से करती हैं, और वहां जो कि रीजन, एज ऑफ रीजन इनसे पहले से स्टार्टेड थी, इसलिए उन्होंने वो सारा सिस्टम जो है वो कॉपी कर लिया। सो प्रिसाइजनेस एंड द रेस्टोरेशन पीरियड क्या ताल्लुक है? इस प्रिसाइजनेस, इस वर्ड का इस क्या क्लोज रिलेशनशिप है रेस्टोरेशन के साथ? द टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस व्हिच अल्टीमेटली बिकम द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड मेड ए लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर।
और यहाँ पे प्रिसाइजनेस आ चुकी थी जो फ्रेंच राइटर का खासा थी। और क्लासिकल मॉडल को भी फ्रेंच राइटर और ड्रामेटिस्ट फॉलो कर रहे थे, वो क्लासिकल राइटिंग कर रहे थे, और वही ट्रेंड, वही चीजें सारी उठाई। इट एम्फेसाइज डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द एक्सप्रेशन। प्रिसाइजनेस क्या होती है कि डायरेक्ट बात कीजिए, कम से कम वर्ड्स में क्लियर बात कीजिए, यहाँ पे एम्बिग्विटी भी नहीं होती कि एक बहुत कम वर्डों में जब आप आएंगे तो मैनी मीनिंग जाने के चांसेस हैं। इनका मतलब था कि वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, जितने लफ्जों की जरूरत है बस उतने सादा से अल्फाज में आप सिंपल एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात को किया जाए, और उसमें नहीं होनी चाहिए वो क्या है, एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होना चाहिए, फजूल वर्ड नहीं होने चाहिए, और बढ़ा चढ़ा के ना बयान करें। which was encouraged during the Elizabethan and the Puritan age। इन दोनों एजेस में आप देखा कि वो जैसे यूफियस वर्क हमें याद आता है, और फिर पीरियडियन एज के भी कुछ राइटर ड्रामाटिस्ट आपने देखा कि वो लैंग्वेज पर उनका सारा ध्यान। Instead of using grandiloquent phrases involved sentence full of Latin quotations and classical allusion, the Restoration writers, under the influence of the French writers, gave emphasis to reasoning, okay, rather than romantic fantasy, and evolved an exact, precise way of writing. Exact writing हो, सीधा सीधा मतलब सामने नजर आए, कम से कम लफ्जों में हो, और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, उसमें कोई डबल मीनिंग ना आ रहे हो, और ओपेकनेस ना हो, कोई एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड और फ्रेजेस और एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। ऐसे लगता है कि मुकम्मल ना सिर्फ रिएक्शन आ गया था एलिजाबेथन एज का और प्यूरिटन एज का, बल्कि फ्रेंच से इन्होंने जो कुछ सीखा था उसको भी अप्लाई कर दिया, तो माहौल बिल्कुल तैयार था। एक तो एलिजाबेथन उस दौर में वो ये सारी चीजें देख चुके थे, और न्यू चीज के लिए एक ग्राउंड भी मौजूद था, और फिर फ्रेंच से इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। सो कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट क्लियर कट सेंटेंसेस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस। आपको पता है जर्नलिज्म भी डेवलप हो रहा था इसी एज में, पम्फलेट्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर आ चुके थे, और जर्नलिस्टिक राइटिंग का ये खासा होती है कि वो बिल्कुल क्लियर कट सेंटेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होते, इवन सम टाइम तो आर्टिकल्स वगैरह का भी इस्तेमाल जर्नलिज्म में नहीं किया जाता। विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड, ऐसी राइटिंग कीजिए जो शॉर्ट हो, क्लियर कट हो, और कोई उसमें अननेसेसरी एक्स्ट्रावेगेंस नहीं होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, द रॉयल सोसाइटी एंड द क्लासिकल स्टाइल। इसका क्या ताल्लुक है? रॉयल सोसाइटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1660 टू 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 ब्रिंग टुगेदर लीडिंग साइंटिफिक माइंड्स ऑफ द डे। पर्पस ये था कि साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हो रही थी उनके लिए कोई एक इदारा इन्होंने बनाया ताकि उनको पैटर्नाइज भी कर सके और उनको एक जगह कलेक्ट भी कर सके, and to became an international network for the practical and the philosophical investigation of the physical world। gradually आपको पता है इंटरनेशनल लेवल का ये इदारा तो बन चुका है। Today, it is the world's oldest national scientific academy. It was granted a royal charter by the King Charles II as the Royal Society। उन्होंने इसे रॉयल चार्टर दिया, इसे रॉयल सोसाइटी का दर्जा दिया, कि एलीट सोसाइटी से बना दिया। The Royal Society instructed and fashioned to use a close, naked, natural way of speaking and writing as near to the mathematical plainness as they can। तो उनकी ये इंस्ट्रक्शन थी, और उनको ताकि साइंस की जो जबान आपको बताया वो बिल्कुल क्लियर होती है, सिंपल होती है, और नेचुरल होती है, क्लोज होती है, और बिल्कुल उसमें कोई बनावट नहीं होती। ड्राइडन एक्सेप्टेड दिस रूल फॉर हिज प्रोज। ये टोटल एनवायरनमेंट में अब ये रूल बन चुका था, प्रिसाइज करना, बिल्कुल क्लोज राइटिंग करना, नेचुरल होना चाहिए, नॉन एम्बिगुअस होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर कट मीनिंग होनी चाहिए, और कंसाइज होना चाहिए, और रीजन पे डिपेंड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के ड्राइडन ने इस माहौल को बिल्कुल एक्सेप्ट किया। एक ही बंदा था जो डोमिनेट हुआ इस एज के अंदर, एक्सेप्टेड दिस रूल फॉर हिज प्रोज एंड फॉर हिज पोएट्री। पोएट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो, उसने जो कुछ भी किया उस सब जगह पे उसने अपना ये टेक्निक इस्तेमाल की। अडॉप्टेड द इजीएस्ट टाइप ऑफ द वर्स फॉर्म, द हेरोइक कपलेट। उसने अडॉप्ट किया हेरोइक कपलेट को, जो क्लासिकल एक मॉडल भी था, और इसमें आसानी से बात की भी जा सकती थी, बस राइम स्कीम पर ही ज्यादा ध्यान आपने देना था। अंडर दिस गाइडेंस, अगर पोइट्री आप कर रहे हैं स्पेशली, अंडर दिस गाइडेंस द इंग्लिश राइटर्स इवॉल्व द स्टाइल प्रीसाइज, फॉर्मल एंड एलिगेंट, which is called the classical style and which dominated English literature for more than a century। मैंने जैसे बताया ना कि इसके बाद भी एक सेंचुरी तक ये डोमिनेट करता है, अराउंड अबाउट 120 इयर्स। ये बहुत लंबी एज है, और ये जो सिस्टम ऑफ थॉट स्टार्ट होता है, जो लिटरेरी स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट किए जाते हैं, ये अगले फिर 100 साल तक जो है इंग्लिश सोसाइटी के अंदर यूज होते रहते हैं।
तो अगर हम एक हल्का सा रिव्यू कर लें, वैसे तो आपको बात क्लियर हो चुकी है। तो हमने ये पढ़ा है कि ये रेस्टोरेशन पीरियड है जो 1660 से 1700 के दरमियान है। इसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड आज हमने समझा और इसकी 3 डिवीजन हमने पढ़ ली है। पूरी जो एज है क्लासिकल एज, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। और पॉलिटिकल हमने बैकग्राउंड देखा है कि रेस्टोरेशन एज जिसे क्यों कहते हैं, क्या रेस्टोर हुआ था, चार्ल्स सेकंड आया था और फिर मोनार्की रेस्टोर हुई इंग्लैंड के अंदर, इस वजह से भी इसका नाम रेस्टोरेशन पीरियड है। इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि ड्राइडन जो है सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, सबसे बड़ा प्रोज राइटर वही था, सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट वही था, सबसे बड़ा प्रोज राइटर वही था और पोइट भी सबसे बड़ा वही था। और इसमें जो प्योरिटन्स की पाबंदियां और डिसिप्लिन था, ये सारा जो हवा में उड़ा दिया गया और बिल्कुल माशरे ने एक नई चीज़ों को अडॉप्ट किया, खासतौर पे जो फ्रेंच से वो लाए थे। फ्रेंच से वो प्रिसीजन और रियलिज्म और क्लासिज्म लाए थे। तो सो प्रिसाइजनेस का हमने देखा कि ताल्लुक क्या है रेस्टोरेशन पीरियड के साथ, जिसमें जो एलिजाबेथन जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था ना, जिसमें एग्जेजरेशन, जिसमें पैशन, एक्स्ट्रावेगेंस होता था, वो सारा जो है खत्म कर दिया गया। रीजन, एग्जैक्ट राइटिंग और शॉर्ट और क्लियर कट सेंटेंसेस का तरीका अडॉप्ट किया गया। फिर हमने देखा कि रॉयल सोसाइटी और फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट थी, एनलाइटनमेंट डेवलप हो रही थी, फिलोसफिकल राइटिंग की जा रही थी और साइंस में डिस्कवरीज हो रही थी, उनको रिटन फॉर्म में लाया जा रहा था, बुक्स साइंस की लिखी जा रही थी और उनमें डेफिनेटली प्रोज यूज हो रही थी और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज हो रहे थे, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई अबंडेंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो इस किस्म के माहौल में एज ऑफ ड्राइडन भी हम इसी वजह से कह रहे हैं कि ड्राइडन ने खासतौर पर लिटरेचर जो लिखा वो ड्राइडन ने सारे रूल्स को अडॉप्ट किया और हेरोइक कपलेट में जो है वो प्रोज लिखी और जो पोइट्री की और जो ड्रामे लिखे और फिर इसकी जो स्टाइल है वो बिल्कुल प्रिसाइज, फॉर्मल और एरोगेंट और क्लासिकल स्टाइल का है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज।